द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज इफ़ वर्क डन इज। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की तब बढ़ती है जब सिस्टम के द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है। तो वाई द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, यह डेफिनेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आ जाएगा। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is thrown upward with a velocity 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? तो हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास इक्वल टू 1 kg और वेलोसिटी हमें दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी u बोल देते हैं, और रेस्ट पर आ जाता है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और हाइट हमें दे रखा है 18 मीटर। तो पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया है u वेलोसिटी से, और यहाँ तक आने में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एयर की वजह से कितना फ्रिक्शन, एयर की वजह से कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो यहाँ पे दो तरह के वर्क डन हो रहे हैं। एक तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, और एयर फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लग रहा। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और एयर फ्रिक्शन हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो वर्क डन जो एयर की वजह से होगा, तो यहाँ पे दो तरह के वर्क डन हो रहे हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन। और ये किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा? mgh प्लस वर्क डन बाई एयर इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मास हमें दे रखा है 1 kg और बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये g की जगह पे डालेंगे -10 और हाइट कितना है? हाइट है 18 मीटर प्लस वर्क डन बाई एयर इक्वल टू हाफ m है 1 इंटू b फाइनल है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस हाफ mu², u है 20, तो 20 इंटू 20, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 180 प्लस वर्क डन बाई एयर इक्वल टू 0 माइनस 2 से इधर ये 10 आ जाएगा और 200। तो वर्क डन बाई एयर इक्वल टू माइनस का 200 प्लस 180, तो वर्क डन बाई एयर आ जाएगा माइनस का 20 जूल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो वो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। वैसे निगेटिव आना चाहिए था यहाँ पे। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग a 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर और g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हमें दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वर्क डन कितना है? 300 जूल, मास में दे रखा है 2 kg और हाइट की वैल्यू है 10 मीटर, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ तक ले गए। तो यहाँ पे दो तरह के वर्क होंगे, एक तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्योंकि इस पर ग्रेविटी भी लग रहा है, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी है, बोला गया है इसमें। तो दो तरह के जो वर्क डन हुए और इन दोनों का मिला के वर्क डन हमें दे रखा है 300 जूल। तो यहाँ से आएगा वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू वर्क डन टोटल। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी मतलब mgh प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू W टोटल। तो
तो एम हमें दे रखा है 2 kg, जी 10, एच है 10 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू डब्ल्यू टोटल 300 जूल। तो यहाँ से वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा 300 माइनस 200, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू 100 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर ए कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट दे रखा है विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट एस इन मीटर गिवन एज बाय द रिलेशन एस इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर वेयर टी इज इन सेकेंड, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। मास हमें दे रखा है एम इक्वल टू 3 kg, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 1/3 टी स्क्वायर, तो 8 टी इक्वल टू 0, एस इक्वल टू कितना है 0, और 8 टी इक्वल टू 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/3 इंटू टी की जगह पे हम 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 4/3। तो डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा एस हमें कितना मिल गया, डेल्टा एस मिल गया 4/3 माइनस 0 इक्वल टू 4/3, और हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना 1/3 टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम डी एस बाई डी टी निकालेंगे तो डी एस बाई डी टी, तो वेलोसिटी मिल जाएगा हमें 1/3 इंटू 2t इक्वल टू 2/3t। और अगर हम डी वी बाई डी टी निकालेंगे, डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा एक्सेलरेशन, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/3। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ इंटू डेल्टा एस। तो फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम इंटू ए, और डेल्टा एस मास में दे रखा है 3 kg, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है 2/3, तो 2/3 इंटू डेल्टा एस हमने निकाला था 4/3, तो 4/3, तो 3 से 3 गया, तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू आ गया 4 2 जा 8/3 जूल। 8/3 जूल, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg एट रेस्ट पर है एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस ऑफ मास 18 kg एंड 12 kg, वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास इज 6 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास। ये थोड़ा इसमें क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया गया है। तो एक मान लेते हैं कि एक बॉम्ब है हमारे पास, और इनिशियल इसकी वेलोसिटी है 0, और ये टूटती है, टूट के इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट मान लेते हैं ये, दूसरा पार्ट ये। एक का मास है 18 kg और दूसरे का मास है 12 kg, और टोटल का मास कितना था 30 kg। और इसमें बोला जा रहा है कि 18 kg मास की वेलोसिटी हो गई 6, तो इसके मान लेते हैं कि 6 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसमें इंटरनल कुछ हुआ और जिसकी वजह से बम फट गया। तो एक्सटर्नल अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो डेल्टा पी कितना आएगा 0, इसका मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कितना हो गया 0। तो पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। अरे हाँ कि ना, एक्सटर्नल फोर्स इसमें 0 है जिसकी वजह से ये टर्म 0 हो गया। तो डेल्टा पी इक्वल टू 0, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू 0, यहाँ से पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल आ गया। मतलब मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इसमें 0 है। तो मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं एम इंटू वी इनिशियल इक्वल टू
इनिशियल में तो एक ही पार्टिकल है तो एक का मोमेंटम, फाइनल में 2 पार्टिकल हो गए तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम b डैश। तो इसका मोमेंटम आ जाएगा 6 ये तो वेलोसिटी हो गई। और मास कितना है इसका, मास है 18 प्लस, और इसका मास है 12 और वेलोसिटी है v डैश। और क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया। यहाँ से आ गया 0 इक्वल टू 6 इंटू 18 प्लस 12 v डैश। यहाँ से v डैश की वैल्यू क्या मिल गई, 6 इंटू 18 माइनस का अपॉन 12। तो 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, 2 9 जा 18। तो v डैश की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है v डैश इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। और हमसे इसी पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी गई है, सॉरी इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² v डैश। तो 1/2 मास कितना है, मास है 12 इंटू वेलोसिटी हमने निकाली है 9, तो 9 इंटू 9, इसे 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 9 9 जा 81, तो इतना जूल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 486। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। A force F acting on an object varies with distance x as shown here. The force is in Newton, x is in meter. The work done by the force moving the object from x equal to 0 to x equal to 6. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है। और हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के जो अंडर एरिया आता है वो वर्क डन होता है। तो इसमें अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें ये टोटल, तो ये वर्क डन हो जाएगा। तो इसमें हम पूछा क्या गया, इसमें वर्क डन ही पूछा गया है। इसमें वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये क्या स्क्वायर बन गया और ये एक ट्रायंगल बन गया। तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, बेस है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 6 माइनस 3 यानी कि 3, और हाइट भी हमें 3 दे रखा है। तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 9/2, तो 9 प्लस 4.5, 9 और 4 13.5 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होता है उसके अंडर एरिया, वो वर्क डन दे देता है। तो ये आ जाएगा पूरा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। A stone is tied to a string of length L and is whirled in a vertical circle with the other end of the string as center. At a certain instant of time, the stone is at the lowest position and has a speed u. The magnitude of change in velocity as it reaches a position where string is vertical. देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक स्टोन है जो कि वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और उसके नीचे वाले पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, u। और इसमें बोला जा रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बताना है, तब यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर हो जाती है। तो परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी, ऊपर की तरफ मान लेते हैं ये हो गई v, ठीक है। और हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो अगर हम b इनिशियल लिखें, b इनिशियल इक्वल टू u, इधर हम मान लेते हैं i कैप और ऊपर की तरफ j कैप, जो कि जनरल होता है ऐसे ही।
तो बी आई कैप इक्वल टू बी इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा यू आई कैप, ठीक है। और बी फाइनल हमें अभी निकालना है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को वी। तो ए और बी पर अगर हम एनर्जी कंजर्व करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। अरे हाँ कि ना। अब अगर हम इसे रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस, तो रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान होती है, तो ये वाला टर्म जीरो आ जाएगा। अरे हाँ कि ना। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी, तो वो मान लेते हैं हाफ इंटू एम इंटू बी स्क्वायर। वी कितना है यू, तो यू स्क्वायर इक्वल टू बी पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी और एच जो होगी जो आर के बराबर होगा। यही तो हाइट है ना, और हाइट बराबर क्या है आर, रेडियस, तो एम जी आर प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से एम और एम कट गया, बचा क्या, बचा यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जी आर प्लस हाफ वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 1/2 वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 माइनस जी आर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो बी फाइनल क्या आ जाएगा, बी फाइनल आ जाएगा, तो यहाँ से बी निकाल लेते हैं। बी निकालेंगे तो अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर। तो बी फाइनल क्या हो गया, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर। और ये जो बी फाइनल है वो ऊपर की तरफ है, तो हम इसे जे कैप लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इतना भी हमने निकाला, और डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ, मतलब जे कैप। तो अगर हम डेल्टा बी निकालेंगे तो डेल्टा बी क्या आएगा, बी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अरे हाँ कि ना। और डेल्टा बी का अगर हम मोड निकालेंगे तो मोड क्या आएगा, मोड ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अरे हाँ कि ना। तो डेल्टा बी का मोड, बी फाइनल कितना है, बी फाइनल है अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर जे कैप माइनस यू आई कैप। अरे हाँ कि ना। तो डेल्टा बी का मोड इक्वल टू अंडर रूट, इसका जब मोड निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स वाला जो कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर प्लस वाई वाले कंपोनेंट का भी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर प्लस और एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर तो यू स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू अंडर रूट 2 यू स्क्वायर माइनस 2 जी आर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 कॉमन लेके यू स्क्वायर माइनस जी आर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट 2 यू स्क्वायर माइनस जी आर। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आर, या फिर इसमें बोला है कि जो लेंथ है वो एल है, मतलब रेडियस की वैल्यू एल है, तो आर की जगह पे एल आ जाएगा। तो 2 अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस जी एल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। A wall of mass 2 kg and another wall of mass 4 kg are dropped together from 60 feet tall building. After a fall of 30 feet east toward the earth, their respective kinetic energy will be in the ratio of m1 हमें दे रखा है, m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू 4 kg, और हाइट कितना है h1 मान लेते हैं टोटल, तो 60
फीट और h2 हमें दे रखा है 30 फीट। तो मान लेते हैं कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, u इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, अरे यहाँ की ना, तो b इक्वल फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा अंडर रूट 2g और s, अरे यहाँ के ना। इसका मतलब है कोई ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन बॉल के मास पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब है ऊपर से अगर हम एक कम मास की बॉल डालें और एक ज़्यादा मास की बॉल डालें तो किसी पर्टिकुलर हाइट पर उनकी वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसमें क्या बोला गया, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट तो दोनों के लिए 60 फीट है और मास अलग है। इसका मतलब दोनों की बी फाइनल जो होगी, बी फाइनल ऑफ 1 इक्वल टू बी फाइनल ऑफ 2, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि अभी हमने निकाला है कि वो मास पे डिपेंड नहीं करती। तो इसमें बोला गया और पूछा क्या गया, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2। तो कैसे लिखेंगे, हाफ m1 बी फाइनल 1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 m2 बी फाइनल ऑफ 2 का स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कट गया, बी फाइनल ऑफ 1 और बी फाइनल ऑफ 2 दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला टर्म भी कट गया, बचा क्या m1 अपॉन m2, और m1 हमारे पास है 2 और m2 है 4, तो ये काटेंगे, इधर आ जाएगा 1:2। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से। A child is swinging maximum minimum and maximum height of the swing from the earth's surface are 0.7 meter and 2 meter respectively. The maximum velocity of the swing is। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक चाइल्ड है और वो एक झूला झूल रहा है। झूला कैसा है, कुछ इस तरह है, ये यहाँ से लेकर कुछ इधर जाता है, फिर इधर ऐसे झूल रहा है। और इसमें बोला गया कि ये मान लेते हैं ग्राउंड, और इस झूले की जो मिनिमम हाइट है, मिनिमम हाइट जो है वो 0.75 मीटर है। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे मिनिमम होगी, ये मिनिमम कितनी है, 0.75 मीटर, और मैक्सिमम जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है 2 मीटर। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दोनों इक्वल होगी दोनों जगह। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट हो गई 2 मीटर। तो अगर हम दोनों हाइट का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना होगा, ये और ये हो जाएगा 2 मीटर माइनस 0.75 मीटर इक्वल टू 1.25 मीटर। अरे यहाँ के ना, तो अगर हम इस पॉइंट को रेफरेंस मान लें, ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे रेफरेंस मान लें, तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इस पॉइंट को B। अगर हम A और B पर एनर्जी कंजर्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B। अरे हाँ कि ना, और इस हाइट को हमने रेफरेंस मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी एट A क्या हो गई, 0। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A क्या हो गई, हाफ m, यहाँ पे हम वेलोसिटी मान लेते हैं u, तो हाफ m u स्क्वायर प्लस, और यहीं जो लोएस्ट पॉइंट होता है यहीं पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है तो उस मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B क्या होगा, m g इंटू एच। एच कौन सा है, एच है ये हाइट का डिफरेंस, एच इसे हम बोल देते हैं एच, और प्लस काइनेटिक, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी, 0।
तो ये काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। तो m से m कट गया, तो यू स्क्वायर क्या आ गया, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो u इक्वल टू अंडर रूट 2gh, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2gh। h कितना है 1.25, तो एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, और 1 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो u इक्वल टू हमें मिल गया, तो u इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। A stone is thrown at an angle of 45 degree to the horizontal with kinetic energy K. The kinetic energy at the highest point is. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ से कुछ एक स्टोन को फेंका गया कुछ इस तरह से, तो कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं v1 है, ठीक, और ये एंगल कितना है 45, और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखा है k, तो k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू हो गया हाफ m इंटू b1 का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है k और वेलोसिटी हमने मान ली b1, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई k इक्वल टू हाफ m b1 का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा b1 cos 45, अरे हाँ कि ना, और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, क्या आएगा b1 sin 45। अगर हम देखें इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसमें सिर्फ नीचे की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इसकी ये जो वेलोसिटी है b1 cos 45 वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे b1 cos 45 है, तो यहाँ पर भी b1 cos 45 होगी, b1 cos 45। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा b/√2। तो यहाँ से यहाँ पे मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी होगी k डैश, तो k डैश को कैसे हम लिखेंगे, k डैश इक्वल टू हाफ m इंटू बी डैश का स्क्वायर। तो k डैश इक्वल टू आ गया 1/2 m इंटू वी डैश, क्या बी डैश है b/√2, b/√2 का स्क्वायर। k डैश इक्वल टू आ जाएगा 1/2 m b²/2। तो इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा k डैश इक्वल टू हाफ m b², और नीचे के आएगा हाफ m b²/2। तो हाफ m कट गया, b² से b² कट गया, तो k डैश इक्वल टू आ गया, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 यहाँ से k डैश इक्वल टू आ गया k/2। k इक्वल टू k/2, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। A stone is attached to one end of the string and rotated in a vertical circle. If string breaks at the position of maximum tension, it will break it. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि एक स्टोन जो वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो और इसमें बोला गया कि जो स्ट्रिंग होगी वो वहाँ पर ब्रेक होगी जहाँ पर मैक्सिमम टेंशन है, तो हमें मैक्सिमम टेंशन ही निकालना है। तो मान लेते हैं कि किसी थीटा एंगल पर, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो पॉइंट ए आ जाएगा, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो पॉइंट बी, थीटा अगर कुछ और हो गया तो हो सकता है बीच में आ जाए कहीं। तो हम एक जनरल एंगल ले लेते हैं थीटा, मान लेते हैं कि थीटा पर वहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होगी। तो
तो थीटा मान लिया। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे की तरफ लगेगा mg, लगेगा कि नहीं, और इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, और एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि होगा mb²/r। तो इसके अगर हम कंपोनेंट करें तो ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। अरे हाँ कि ना, तो एक इधर आएगा, इधर कौन सा आएगा, और एक टर्म इधर आएगा। mg के अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो एक थीटा की तरफ आएगा mg cos थीटा। अरे हाँ कि ना, और थीटा के इधर आएगा mg sin थीटा। तो टेंशन इक्वल टू क्या आएगा, टेंशन इक्वल टू आ जाएगा mb² प्लस mg cos थीटा। टेंशन को हमें मैक्सिमम करना है, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो मैक्सिमम हो जाए। अरे हाँ कि ना, इसमें ये तो टर्म कुछ कर नहीं सकते, ये वाला टर्म अगर मैक्सिमम हो गया तो ये पूरा टर्म मैक्सिमम हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, ये वाला टर्म मैक्सिमम जब होगा जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाए, और cos थीटा मैक्सिमम होगा, cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 आ जाए। क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पर cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा और mg cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल गया, थीटा इक्वल टू 0 मिल गया यहाँ से। और थीटा इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसका मतलब पोजीशन पार्टिकल कौन सी होनी चाहिए, बी। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। टू बॉडीज विथ काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है और उनका मोमेंटम जो है वो इक्वल है। द रेशियो ऑफ देयर मासेस आर, तो उनके मासेस का रेशियो में निकालना है। तो क्या दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इक्वल टू 4:1। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 हम लिख सकते हैं हाफ m1v1²। उसी तरह दूसरे के लिख सकते हैं हाफ m2v2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/1। तो हाफ से हाफ कट गया तो इधर आ जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 4b2/b1 का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, इसे सॉल्व करें, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और इसमें बोला गया इक्वल लीनियर मोमेंटम, उनका लीनियर मोमेंटम इक्वल है, मतलब p1 इक्वल टू p2। p1 को लिख सकते हैं m1b1 इक्वल टू p2 को लिख सकते हैं m2v2। यहाँ से अगर हम b2/b1 निकालेंगे, b2/b1, तो m2 को इसके नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा m1/m2। अरे हाँ कि ना, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यूजिंग 1 एंड 2 दोनों को अगर यूज करते हैं, b2/b1 की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं तो इधर आ जाएगा m1/m2 इक्वल टू 4 b2/b1। b2/b1 है m1/m2 का स्क्वायर। तो m1/m2 इक्वल टू 4 इंटू m1 इंटू m1 अपॉन m2 इंटू m2। m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया, तो m2 क्या आ गया, m2 तो हमें निकालना है m1/m2। तो m1/m2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4। इसे हम लिख सकते हैं 1:4। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। A force act on a particle of 3 gram in such a way that position of particle as a function of time x equal to 3t minus 4t square plus 3t cube where x in meter t in second, the work done during first 4 second। तो वर्क डन हमें निकालना है। दिया क्या रखा है, मास हमें दे रखा है, मास इक्वल टू 3 ग्राम
इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ kg। और डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 3t माइनस 4t² प्लस t³ अरे यहाँ की ना। तो अगर हम dxy dt निकालेंगे, dxy dt, तो वेलोसिटी मिल जाएगा हमें v इक्वल टू 3 माइनस 4 टू जा 8t प्लस 3t²। तो वेलोसिटी इक्वल टू हमें मिल गया 3t² माइनस 8t प्लस 3। तो अगर हम 8t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, तो v1 कितना आएगा 3, क्योंकि इसमें t है, इसमें भी t टर्म 0 हो गया, तो बचा v1 इक्वल टू 3। तो 8t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी मान लेते हैं v2। तो v2 कितना आएगा 3 इंटू 4² माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3। तो v2 इक्वल टू आ जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, और ये माइनस का 32 प्लस 3। तो वो v2 इक्वल टू आ जाएगा 51 माइनस 32 इक्वल टू 9 4 माइनस 3 1। तो v2 की वैल्यू हमें मिल गई 19। और पूछा क्या गया वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड। तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन इक्वल टू हाफ mv2², क्योंकि 80 इक्वल टू 4 पर v2 हो गई वेलोसिटी, तो हाफ mv2² माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। तो वर्क डन इक्वल टू आ गया हाफ mv2² माइनस v1²। अब यहाँ पे a² माइनस b² का फार्मूला लगाएंगे ताकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। तो इधर आ जाएगा 1/2 m b1 a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो b2 प्लस b1 a प्लस b और a माइनस b, और b2 माइनस b1। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा, वर्क डन क्या आएगा हाफ, मास दे रखा है 3 इंटू 10⁻³ और इंटू b2 कितना है 19 प्लस 3 19 माइनस 3। तो वर्क डन इक्वल टू 3/2 इंटू 10⁻³ 19 प्लस 3 22 इंटू 19 माइनस 3 16। 2 से काटेंगे तो इधर आएगा 8। तो वर्क डन इक्वल टू आ गया 3 इंटू 10⁻³ इंटू 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17। तो वर्क डन इक्वल टू 18 21 22 3 2 5 इंटू 10⁻³ ये आ गया जूल में। तो अगर इसे मिली जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिली जूल में आ गया 528 मिली जूल। 528 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। A rubber ball is dropped from a height of 5 meter on a planet where the acceleration due to gravity is not known. On bouncing, it rises by 1.8 meter. The ball loses its velocity by a factor of। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, और मान लेते हैं ये है ग्राउंड। ग्राउंड पर जो जस्ट टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1, और टकराने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी होगी मान लो v2। और हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी किस फैक्टर से वेलोसिटी लूज करती है, इसका मतलब v2 बाई v1 हमें निकालना है।
तो इसे मान लेते हैं ए और बी पोजीशन। ए और बी पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे तो बी फाइनल कितना है b1, यहाँ से ए पॉइंट से लेकर जब वो नीचे गिर रही है तब लगा रहे हैं ए से लेकर बी तक, तो फाइनल वेलोसिटी होगी b1 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब ड्रॉप किया गया था 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में नहीं पता है तो मान लेते हैं ए है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। यहाँ से b1 इक्वल टू आ गया अंडर रूट 5 2 10 ए, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसमें बोला जा रहा है कि ऑन बाउंसिंग इट राइजेज बाई 1.8 मीटर, तो ये मान लेते हैं 1.8 मीटर यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ पर उस पहुँचने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर कितनी हो गई 0। तो अब मान लेते हैं इसे B और इसे मान लेते हैं C पॉइंट। B से लेकर अब C तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। C पर कितना हो गया, C पर वेलोसिटी हो गई 0, तो 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, टकराने के जस्ट बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी है b2, तो b2 का स्क्वायर प्लस 2as। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है 1.8 मीटर, तो 1.8। और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो b2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 18 2 36 3.6 a, तो v2 इक्वल टू अंडर रूट 3.6 a, इसे बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर हम b2/1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या आ जाएगा b2/v1 इक्वल टू अंडर रूट 3.6a अपॉन 10a। ए से ए कट गया, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 36 का अंडर रूट 6 अपॉन 10 इंटू 10, यानी कि इसका अंडर रूट 10 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 3/5, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर सी। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 50%। मोमेंटम 50% से इंक्रीज कर दिया गया है। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि P इनिशियल इक्वल टू क्या है, P इनिशियल है P, डेल्टा P कितना 50% से इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब P इंटू 50%, यानी कि 50/100 इक्वल टू P/2। तो P फाइनल क्या आ जाएगा, P फाइनल आ जाएगा P प्लस P/2 इक्वल टू 3/2P। अरे यहाँ की ना, और P फाइनल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P फाइनल इक्वल टू 3/2। P क्या है, P है P इनिशियल, तो इधर आ जाएगा P इनिशियल। यहाँ से P फाइनल को हम लिख सकते हैं M इंटू B फाइनल इक्वल टू 3/2। P इनिशियल को लिख सकते हैं M इंटू V इनिशियल, तो M से M कट जाएगा, यहाँ से B फाइनल अपॉन V इनिशियल आ जाएगा 3/2। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसमें पूछा गया दी परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू M इंटू V फाइनल का स्क्वायर अपॉन हाफ M इंटू B इनिशियल का स्क्वायर। हाफ M से हाफ M कट गया, तो क्या बचा B फाइनल अपॉन B इनिशियल का स्क्वायर, और B फाइनल अपॉन B इनिशियल अभी हमने निकाला था 3/2, तो इधर आ गया 3/2 का स्क्वायर। 3 3 9 और 2 2 4। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 9/4 हमें मिल गया है 9/4। अगर हम दोनों तरफ 1 माइनस कर दें
तो क्या आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल -1 इक्वल टू 9/4 -1 या -1, क्योंकि अभी पता चलेगा कुछ ऐसा टर्म बनाएंगे यहाँ पे। तो इधर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 5/4। अब 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100 इक्वल टू 5/4 इंटू 100। अगर हम ध्यान से देखें ये क्या लिखा, ये लिखा है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। अरे यहाँ के ना, और इधर लिखा है, इसे हम काटेंगे, इधर आ जाएगा 25 और 25 पंचे 125। तो ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100, ये लिखा है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो गया, परसेंटेज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया 125%। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से। द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास m in traveling a certain distance d starting from rest under the action of a constant force is directly proportional to। तो क्वेश्चन में दे रखा है काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी में निकालनी है, और इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हमें 0 दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट d दे रखा है, और फोर्स कांस्टेंट है। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू m इंटू ए, तो a को हम लिख सकते हैं F/m। अरे यहाँ की ना, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं F/m। अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहें तो क्या होगा, b² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ से आ जाएगा b² इक्वल टू 2a, कितना a है F/m इंटू डिस्प्लेसमेंट है d। तो v इक्वल टू आ गया √2fd/m। तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। तो ½ mv², तो √2fd/m का स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m इंटू 2fd/m। m से m गया, 2 से 2 गया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ गया f इंटू डी। और काइनेटिक एनर्जी मास पे नहीं डिपेंड कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 2 masses 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of magnitude of their respective linear momentum is। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 हमें दे रखा है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी होता है ½ m1v1² इक्वल टू ½ m2v2²। अरे यहाँ के ना, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या बच गया, m1v1² इक्वल टू m2v2²। तो अगर हम m1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें और m1 का डिवाइड कर दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। उसी तरह अगर हम इधर m2 का मल्टीप्लाई कर दें और m2 से डिवाइड कर दें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इधर देखें तो इधर बन गया m1v1 का होल स्क्वायर अपॉन m1 इक्वल टू ये m1 है, तो m2v2 का होल स्क्वायर अपॉन m2। यहाँ से अगर देखें m1v1 को लिख सकते हैं p1, मोमेंटम ऑफ 1 का स्क्वायर अपॉन m1 इक्वल टू मोमेंटम ऑफ 2 का स्क्वायर अपॉन m2। हमें निकालना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम। तो p1 अपॉन p2 का होल स्क्वायर इक्वल टू
m1/m2, अरे हाँ कि ना, तो P1/P2 आ जाएगा, P1/P2 इक्वल टू अंडर रूट m1/m2। तो m1 हमें दे रखा है 1, m2 दे रखा है 9, तो P1/P2 आ जाएगा 1:3, 1:3, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से। द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर न्यूटन एक्ट ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 5 तक डिस्प्लेस किया है। तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन इक्वल टू होता है, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, अरे हाँ कि ना, तो फोर्स हमें दे रखा है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx और डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 5 तक, तो 0 से लेकर 5 तक। तो इधर आ जाएगा 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब बाई 3, और लिमिट कहाँ से, लिमिट है 0 से लेकर 5 तक। जीरो से लेकर 5 तक, तो इधर आ जाएगा 7x, ये 2 से 2 कट जाएगा, 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 से 3 कट जाएगा, इधर आएगा x क्यूब, और लिमिट है 0 से लेकर 5 तक। तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब माइनस 0, तो इधर आ जाएगा 7 में 35 माइनस 25 से 125, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 100, तो आ जाएगा 135 जूल। वर्क डन आ गया ऑप्शन नंबर सी 135। How much water a pump of 2 kilowatt can raise in 1 minute to a height of 10 मीटर। पावर हमें दे रखा है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, इसे अगर हम वाट में करेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ वाट। टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड आ जाएगा, और हाइट इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर। पंप क्या करता है कि जो पंप नीचे पानी को एनर्जी देगा और वही एनर्जी 10 मीटर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो पंप ने कितनी एनर्जी दी 1 मिनट में, 1 मिनट में एनर्जी देगा P इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम क्या होता है एनर्जी, तो पंप ने इतनी एनर्जी सप्लाई किया और वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी mgh। तो पावर हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ इंटू, और टाइम दे रखा है 60 सेकेंड इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, एच है 10, तो यहाँ से आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, तो m इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 10 और ऊपर है 6, तो m इक्वल टू आ गया 6 दूनी 12, तो 1200 kg। मास, जो मास कितना आ गया 1200 kg, और kg और लीटर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा, अप्रॉक्स इक्वल होता है, तो इधर आ जाएगा 1200 लीटर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से।